गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी देखेंगे एओ का जो एग्ज़ाम हुआ था। एएओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 2 हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आए थे। और ये जो है ना सेम पैटर्न है, यानी बीपीएससी जो है वो उसी का पैटर्न है, उसी सेम पैटर्न पे इसके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे सेक्शन 1 में पहला जो क्वेश्चन था वो पॉलिटी से ही था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। तो पहला क्वेश्चन था, एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेजर टेंशंस एरिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। यानी कोविड-19 महामारी के समय के विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए तथा इसके प्रमुख तनाव क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए, जब कोविड-19 आया था ना, तो कई सारे तनाव जो है देखने को मिले थे केंद्र राज्य संबंधों में। जैसे कि टीके का मामला देखिए, तो टीके के मामले में जो कंपनी थी वो राज्यों को अलग रेट पे दे रही थी टीका और केंद्र को अलग रेट पे दे रही थी टीका। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जैसे कि केंद्र के पास अधिक रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज हैं अभी, और राज्य सरकार के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो वैसे इस मामले में काफ़ी विवाद हुआ और बाद में केंद्र ने सभी को टीका देना मुफ्त में वो स्वीकार किया था। तो ये वाला इश्यूज़ हुआ था। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, जैसे माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम थी, उसमें सेंटर स्टेट सब में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो विभेद देखने को मिला था। खास करके ज़्यादातर जो माइग्रेंट लेबर थे वो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लेबर तो बिहार के ही थे जो बाहर थे। तो उनके साथ जो इश्यूज हुए थे उसको लेके काफ़ी कंसर्न था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको कि है ना, मतलब ये जो मामला है जिसने इस सारे मामले को अच्छे से समझा है ये उसके लिए था। मतलब जो डीप लर्निंग थोड़ी करते हैं ना, यानी अच्छा डिस्कशंस था, ये प्रश्न उनके लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हैज़ दिस इंडिपेंडेंस डिक्रीज इन द लास्ट डिकेड? गिव सफिशिएंट सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स टू योर आंसर। ये क्या कह रहा है, देखिए मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। क्या पिछले एक दशक में इस स्वतंत्रता में कमी आई है? अपने उत्तर के समर्थन में पर्याप्त तर्क दीजिए। देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, काफ़ी प्रावधान है। खास करके एक प्रावधान आप ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यायपालिका के जो जज होते हैं उनको जो है ना हटाने, आराम से तो उनको हटाया नहीं जा सकता है, बर्खास्त वगैरह करने का उनका सिस्टम नहीं है। उनको हटाने का सिस्टम क्या है, स्थापित कदाचार, और उसके लिए दोनों सदन में पास करके फिर राष्ट्रपति के साइन करके तब उनको हटाया जा सकता है। तो अब देखिए कितने ज़्यादा जो है पावरफुल हो गए जज, जो कि एक आसान प्रक्रिया तो है नहीं। और ये आसान प्रक्रिया नहीं है तो आज तक देखिए कि कोई भी जो जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जो जस्टिस हैं उनको उनके पद से हटाया नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये है कि आप स्वतंत्र होकर न्यायपालिका के जज काम कर सकते हैं। अब पिछले एक दशक में स्वतंत्रता में कमी आई है, भाई इसके दोनों ही पक्ष हैं। दोनों ही पक्ष को थोड़ा थोड़ा देखना है, एकदम स्पष्ट नहीं बता देना है कि हाँ हाँ कमी आई है, या ये नहीं बताना है नहीं बिल्कुल कमी नहीं आई है, ऐसा नहीं बताना है। शब्दों के साथ थोड़ा खेलना है। तो जैसे कि बताना है कि अभी खास करके जजों को रिटायरमेंट के बाद जो अपॉइंटमेंट मिल रही है, जज रिटायर होने के बाद जिनको जो अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो इसके अपने क्या नुकसान है, किस तरह के नुकसान है, ये सब चीज़ है। इसके ऊपर में थोड़ा सा अच्छा आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन लास्ट 2 डिकेड्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं, विगत 2 दशकों में भारत में दलीय व्यवस्था के बदलते प्रतिमानों का विवेचन कीजिए। भारतीय संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर उसके प्रभाव को भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, 2 दशक में दलीय व्यवस्था में कैसे बदलाव हुए हैं। 2-3 बदलाव तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि सबसे पहले जो जाति आधारित जो दलीय व्यवस्था थी वो अब धर्म आधारित में बदल गई। कहीं कहीं पर जो
जाति आधारित या और जो हुआ करता था दलीय स्थिति, अब वो वर्ग आधारित दलीय स्थिति हो गई। जैसे देखिए, मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में दिल्ली में है, तो वर्ग आधारित जो है आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई, और इस तरह से काफ़ी जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी चीज़ों के समीकरण जो है वो बदल गए। तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। बिहार में देखिए, तो पहले जाति हावी थी, बाद में विकास की राजनीति ने ले लिया, फिर धर्म और जाति की राजनीति फिर वापस से लौटी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। वैसे मैं आंसर राइटिंग का कोर्स जो है ना वो लेकर के आना चाह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर कोर्स हो। आंसर राइटिंग आप सब लोग करेंगे और भेजेंगे यहाँ पर। तो 4 लोग हैं जो आंसर राइटिंग को चेक करेंगे और हर एक छात्र को बताएंगे कि उसके आंसर राइटिंग में क्या कमी है। तो इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो एक नंबर है नीचे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर रहेगा आंसर राइटिंग के संबंध में, तो उस नंबर पे बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। What suggestions would you like to give to make them more effective, creative and receptive with a special reference to Bihar? पंचायती राज संस्थानों में स्वतंत्रता एवं नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। बिहार के विशेष संदर्भ में इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सृजनशील एवं ग्रहणशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो देखिए, पंचायती राज कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में था और आर्टिकल 40 में DPSP में, और उसको संविधान के 73वें और संशोधन के द्वारा उसको जो है संस्था को लाया गया। तो पंचायती राज संस्था में स्वायत्तता और नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपको पंचायती राज में जो हो रहा है उसको बताना है। बिहार के विशेष संदर्भ में इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सृजनशील एवं ग्रहणशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, पंचायतों को देखिए ना, तो पंचायतों में आपको बहुत करप्शन दिखाई देगा। सभी पंचायतों में लगभग 99.9% जो पंचायती राज सिस्टम में जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया से लेकर के बाकी लोग तक, उनमें करप्शन का लेवल बड़ा हाई होता है। वो बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, और करप्शन का लेवल हाई होने के कारण ये सारे लोग जो है ना, मतलब बहुत सारा घालमेल करते रहते हैं। तो ये कोई अनहोनी नहीं है। इस घालमेल के बारे में जो है प्रॉपर शब्दों में अगर आप बढ़िया तरीके से कर देंगे, लिख देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो लिख कर के मतलब कि बताएं मुझे, और उसको लेकर के मैं बहुत जल्द जो है वो मैं ID भी दूंगा। और 4-5 लोग हैं, पहले 2 लोग हैं जो BPSC के कॉपी को चेक किया करते थे। तो किस बेसिस पे कॉपी को चेक किया करते थे, इसको लेकर के मैंने उनकी सेवाएं मांगी है, और सेवाएं देने को वो रेडी भी हैं। अब देखते हैं कि सेवा देते हैं तो उनकी शर्तें क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 जो होता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ होता है। सेक्शन 1 में पॉलिटी डोमिनेट होता है। तो देखिए, पहला है द फिनोमिना ऑफ रिवर्स माइग्रेशन poses various economic challenges in front of Bihar. Discuss in the context of COVID-19 लॉकडाउन रिवर्स माइग्रेशन। यानी कि रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति ने बिहार के सम्मुख अनेक आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत की। कोविड-19 तालाबंदी से उत्पन्न रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ को समझाइए। देखिए, रिवर्स माइग्रेशन क्या था? जैसे बिहार से लोग जाते थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बाकी बड़े शहरों में कमाने के लिए, और वहाँ से वो अपने परिवार को पैसे भेजा करते थे। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन में क्या हो गया कि जो लोग बाहर गए वो सब लोग क्या है, जो वहाँ पर जब लॉकडाउन लगा तो अपने घरों के तरफ लौट आए। बहुत कष्टप्रद उनकी यात्राएं रही, और अब जब वो गांव में लौट आए तो उनके पास कोई रोज़गार नहीं रहा, और उनकी जो इनकम पर जीने वाले जो उनके परिवार के लोग थे, उन लोगों ने भी काफ़ी सफ़र किया, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हुई, और बाद में जो है समस्याएं बहुत बढ़ गई। तो ये सब चीज़ मतलब लिखना था उत्तर में। इसके बाद इसको सजा के लिखना था तरीके से। आंसर राइटिंग आर्ट है, और वही आर्ट जिसको आ गया तो अधिकारी बन गया। तो
इसके बाद हम लोग देखते हैं उसी में कि भाई इसके बाद वो लोग यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद कुछ डेवलपमेंट का कार्य भी हुआ। जैसे बहुत सारे लोग जो स्किल्ड थे उन्होंने छोटे छोटे अपने स्टार्टअप्स जो है शुरू किए हैं। चनपटिया मॉडल देखिए, खास करके पश्चिमी चंपारण का, और छोटे मोटे कई सारे मॉडल्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं। अभी अभी वो फेज में हैं और डेवलप हो जाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस क्षेत्र में। अब देखिए अगला है, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी। एग्जामिन एंड ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डबल द फार्मर्स इनकम। भारत की आर्थिक समृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। परीक्षण कीजिए तथा साथ ही सरकार द्वारा किसानों को आय दोगुना करने हेतु उठाए गए कदमों को भी बताइए। अब ये देखिए, ये भी एक अच्छा है कि भारत की आर्थिक समृद्धि खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कृषि क्षेत्र पर ही सब कुछ बेस्ड है। परीक्षण कीजिए तथा साथ ही सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने हेतु उठाए गए कदमों को ही बताइए। अब सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इसको बताना है। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, देखिए। किसानों की आय दोगुना करने के लिए उर्वरकों की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की है, ई मंडी कैसे डाली है, इसके अलावा किसानों को कैसे सब्सिडी दी जाती है, और कैसे जो है किसानों से जो है एमएसपी पे खरीद की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे दिया जाता है। इन सब के ऊपर में अच्छा उत्तर का फ्रेमिंग करना है। खूब बढ़िया से उत्तर फ्रेम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिए कि इन सारे जो है ना प्रश्न के उत्तर मुझे जो है ना वो मतलब लिख करके, और मुझे मैं एक टेलीग्राम आईडी बता दूंगा या इसी यहीं पे दे दूंगा। स्पेशल टेलीग्राम आईडी रहेगा जिस पे आप जो है ना बहुत आराम से अपने सारे उत्तर लिख करके भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI इज एन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गिव द BNI ए सिनेरियो इन इंडिया। जरूरी आवश्यकता सूचकांक BNI आर्थिक विकास को परिभाषित करने का प्रयास है। भारत में BNI प्रदेश को समझिए। देखिए BNI क्या है। BNI का मतलब हो गया बेयर जरूरी आवश्यकता सूचकांक, है ना। मतलब एक ऐसा चीज़ है जो कि एकदम जरूरी है, ठीक है ना। तो उसको परिभाषित करने का प्रयास करना है। जरूरी क्या चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, क्या चीज़ जरूरी है आम लोगों के लिए। और भारत में BNI प्रदेश को समझाइए, तो भारत में क्या चल रहा है इसको बताना है। देखिए राजसभा टीवी ने एक डिस्कशन किया था जिसमें इस टॉपिक्स को उठाया था उसने बहुत पहले, और द हिंदू, द ट्रिब्यून वगैरह के आर्टिकल्स पर आजकल जो है क्वेश्चन का उत्तर फ्रेम हो रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, तो ये सब का कंपाइलेशन जिसने रेगुलर पढ़ा है उसके लिए फ़ायदा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको काफ़ी नुकसान है। मैं कोशिश करता हूँ कि बिहार के संदर्भ में इन सारे कंपाइलेशन को लाने का, तो जितनी जल्दी हो सके मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा, बस कोशिश मेरी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Major structural reforms launched by the government of India provides unparalleled opportunity to grow and prosper now. Critically evaluate this statement in the context of recent economic reforms. ठीक है, रिफॉर्म्स इन इंडिया, हिंदी में भी इसको पढ़ देता हूँ मैं। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने उन्नति तथा समृद्धि के अब अद्वितीय अवसर प्रदान किए हैं। भारत में हालिया आर्थिक सुधारों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। संरचनात्मक सुधार क्या होता है। PM गति शक्ति हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे संरचना में सुधार, जैसे कि जो रोड्स है, जो सड़क है उसका चौड़ीकरण हो गया, और बाकी चीज़ है, ये बहुत सारे काम हैं, है ना। तो इसको लेकर के एक अच्छा उत्तर को फ्रेम करना था। आगे बढ़ते हैं। Discuss the role of technology in the era of COVID-19 pandemic in context with India in general and Bihar in particular. अब देखिए कोविड-19 कितनी बार आया है, तो कोविड-19 आज भी बहुत प्रासंगिक है, और इतनी ज़्यादा सब लोगों ने कोविड-19 को पढ़ रखा है कि उसको दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में। तो कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के काल में भारत के व्यापक संदर्भ में
एवं बिहार के विशेष संदर्भ में तकनीक की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए, तकनीक की भूमिका कोविड-19 सर्वव्यापी के समय में तकनीक जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। चाहे वो तकनीक जुड़ी हुई हो सेहत से या तकनीक जुड़ी हुई हो स्वास्थ्य से। आप देखिए कि तकनीक के माध्यम से जो शिक्षा है वो सर्वव्यापक हो गया, यानी कि घर घर तक आ गया शिक्षा। और तकनीक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी कुछ जो है ना वो बहुत जनरलाइज हो गया, बहुत कॉमन हो गया। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझिए पूरी की पूरी क्रांति हो गई, एक बहुत बड़ी क्रांति। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ हैज साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेक्टेड आवर लाइफ एंड सोसाइटी। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड टूल्स ऑन कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड एरियाज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन एवं समाज को किस तरह प्रभावित किया है। इंटरनेट एवं संबंधित उपकरणों के संचार एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए, इसका ना बहुत सारा श्वेत पक्ष है, मतलब श्वेत पक्ष इतना सारा है कि जैसे कि दुनिया को छोटी कर दी है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को एवं समाज को किस तरह प्रभावित किया है। इस प्रश्न को लें तो ये अलग प्रश्न है, और नीचे वाला है वो उसी से संबंधित है, लेकिन वो एक अलग प्रश्न बनता है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, शिक्षा के तरीके बदल गए। ठीक है, जो शिक्षा है उसके तरीके बदल गए। इसके अलावा किचन में खाना बनाना हो या खेलने कूदने जाना हो, एक बेहतर तकनीक आ जाने से लोगों का जो रहन सहन खान पान सब क्या टोटल ही बदल गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, कई सारे फ़ायदे हुए। आम लोगों तक न्यूट्रिशनल थिंग्स पहुंचने लग गई। इसके अलावा हर चीज़ में व्यायाम करने के नए उपकरण हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के नए सारे उपकरण हो, या फिर पहनने ओढ़ने का ढंग हो, या मकान बनाने की तकनीक हो, सब में विज्ञान प्रौद्योगिकी का भूमिका हमें देखने को मिलता है। अब इंटरनेट एवं संबंधित उपकरणों से क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी फास्ट हो गया। आप एक फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरना पहले कितना पेचीदा काम था कि पोस्टल ऑर्डर के लिए लाइन में लगिए, है ना। इसके बाद वहाँ से आइए, फिर यहाँ से भेजिए, फिर एक पोस्ट कार्ड उसमें डालिए कि उसको रिसीविंग हो जाता था तो आपको रिटर्न भेजता था। वो भी एक ज़माना था। कई बार फॉर्म पहुँचता नहीं था, डाकिए की गलती से यहाँ से वहाँ हो गया, तो आदमी का काफ़ी तैयारी, काफ़ी समय भी बर्बाद जाता था। लेकिन नए ज़माने में आप देखिए कि जो भी फॉर्म है या जो कुछ भी है अब सही से और तरीके से पहुंचती है अपने जगह पर। तो चीज़ें क्या हो गई, टोटल चेंज हो गई, बदल गई। तो हम इन सारे बदलावों को देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। तो इन सारे बदलावों को जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, इसके क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों के बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन डाइवर्स एरियाज। अब देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं। 10⁻⁹ वाला जो मामला होता है ना, उस पर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। देखिए, अभी मैंने जस्ट CDPO का मेंस का मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन आया था। सेम नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया था, थोड़ा बहुत फेरबदल था। तो आप देखिए कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा तकनीक है जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। और BPSC में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो एक ही तरह का क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं सभी एग्जामिनेशंस में। तो 67 में भी आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। वैसे मैं सारे प्रश्न 67 के करा दूंगा, प्रश्न भी, उसके मॉडल उत्तर भी, और आपके मॉडल उत्तर को चेक करके उसके मार्क्स भी बताए जाएंगे कि कितना आएगा। तो उसको लेकर के मैं एक जो है वो जल्द ही सारा रूपरेखा मैं तय करूँगा, सब लोग आप लोग को बता दूंगा मैं। तो नैनो तकनीक से आप क्या समझते हैं, इस नई तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, नैनो तकनीक जो होती है 10⁻⁹ पर नैनो तकनीक काम करती है, बहुत सूक्ष्म लेवल पर काम करती है ये। तो इसका जो है ना इस्तेमाल हर जगह पर है। चाहे आप चिप्स खाते हैं, वो नैनो तकनीक के द्वारा वो तैयार की गई है। चाहे आप देखते हैं कि
हेयर डाई लगाते हैं उसमें वही तकनीक है, घर को पेंट कराते हैं उसमें वही तकनीक है। तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये तकनीक है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे नैनो तकनीक ऑपरेटेड जो फूड्स हम लोग खाते हैं, बॉडी में उसका रिएक्शंस बहुत अच्छा नहीं होता और लंबे समय तक उसका नुकसान है। कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, जो बच्चों को लोग खिलाते हैं, वो सब नैनो तकनीक के ऑपरेटेड चीज़ है। तो उसको रोकना अब तो खास करके बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसके काफ़ी नुकसान है। तो इस सब के ऊपर में अच्छा बताया जा सकता है। What are the renewable energy sources? Discuss the scenario of wind energy and solar energy in India. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? भारत में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के परिदृश्य की चर्चा कीजिए। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। देखिए, सूरज से, पानी से, हवा से जो ऊर्जा मिलती है वो हमेशा के लिए मिलती है और मिलती रहेगी। लेकिन कोयले को जला के, तेल को जला के हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी हुई जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं? भारत में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के परिदृश्य की चर्चा कीजिए। तो भारत जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। राजस्थान और गुजरात पूरा एकदम रिच स्टेट है जहाँ पे बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा उत्तर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में अच्छे से खेल सकते हैं। तो ये चीज़ है जो आपने देखी, सारी चीज़ है ना। देखिए, एक नंबर मैं देता हूँ 7903754126। डेली के रोज़ जो है ना GS1 में 8 क्वेश्चन को आप लोग को लिखना होगा, 8 क्वेश्चंस को। GS2 में भी 8 क्वेश्चंस को, और ऑप्शनल में 2 है, PSIR इसके 6 क्वेश्चंस को और सोशियोलॉजी के 6 क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो एक दिन में एक ही रहेगा, जैसे कि GS1, GS2 एक दूसरे दिन, PSIR तीसरे दिन, सोशियोलॉजी चौथे दिन। तो ये जो है ना, इसको क्वेश्चन आंसर जो है ना डेली करना है एक दिन में। जैसे कि 8 क्वेश्चंस अगर आप करके भेजते हैं लगभग डेली, एक ही तरह का प्रश्न लिखिए ना, एक ही प्रश्न को लिखिए हमेशा ही। तो इस नंबर पे भेजेंगे और आंसर राइटिंग जो है ना, इसकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे कराई जाएगी। तो विशेष जानने के लिए जो है ना, और विशेष जानने के लिए जिनको आंसर राइटिंग करनी है, जिनका प्री में रिजल्ट हो रहा है, प्री में 67 में, तो मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है, टेलीग्राम भी इसी नंबर पे है। इसी नंबर पे जो है वो SMS भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं हर एक SMS को एड्रेस करता हूँ, ठीक है ना। टोटल मैं चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग का फुल फ्लेज्ड बेस्ड बैच चलाऊँ। टोटल 100 स्टूडेंट्स ही रहेंगे और इसमें जो पटना यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जिन्होंने कॉपी चेक की हुई है BPSC के, या हो सकता है कि अभी उसको चेक करें, वो मार्क्स देंगे और किस बेसिस पे मार्क्स देते हैं वहाँ से आपको आराम से इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।